चॉक होल्डर Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में कल क्या टॉपिक स्टार्ट करवाया था? मीसलसन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था कल, ठीक है। तो चलिए अब हम आज से स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सेल डिवीजन, ठीक है। मतलब कोशिका ठीक है, कोशिका विभाजन। तो क्लास जब हम लोग बात करें आपके कोशिका विभाजन की, ठीक है, तो कोशिका विभाजन मतलब होता है जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है ना, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 12th तक पढ़ते आए आफ्टर ऑल। तो जब हम बात करें कोशिका विभाजन के प्रकार की, ठीक है, तो जनरली 3 प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से फर्स्ट होता है माइटोसिस, मतलब समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन। सेकेंड मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। थर्ड इज एमाइटोसिस, मतलब असमसूत्री विभाजन, ठीक है। 3 प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करें समसूत्री विभाजन की, ठीक है, तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में, ठीक है। कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका मतलब सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक। जब हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? एग्जैक्टली हमारी जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जब हम लोग बात करें एमाइटोसिस मतलब असमसूत्री विभाजन के बारे में, तो असमसूत्री विभाजन किसमें होता है? नहीं जानते? चलिए ठीक है। जब हम बात करें असमसूत्री विभाजन के बारे में, तो असमसूत्री विभाजन जो होता है वो जनरली होता है निम्न अकशेरुकी जंतुओं में, या फिर आप ये कह सकते हैं इन्हें अकोशिकीय, ठीक है। कौन सा होता है भाई? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। निम्न अकशेरुकी जंतुओं के मुझे एग्जाम्पल बताइए जरा।
निम्न अकशेरुकी जंतुओं के, चलो ठीक है उदाहरण को मारो गोली। अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिनमें धीरे धीरे एक इंसान ने जवाब दिया ना, तो एक इंसान तो बस ऐसे बोलते हैं, बस भीड़ में बोलते हैं सब, अकेला नहीं बोलेंगे कुछ। हाँ जिनमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है कि उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है। गुड, ठीक है। तो ऐसे जंतु जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके अकशेरुकी जंतु। ठीक है, अब उदाहरण बताइए। केंचुआ, वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करें आपके केंचुओं के बारे में, ठीक है, तो वो अकशेरुकी तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने निम्न लगा दिया है। निम्न अकशेरुकी मतलब आपके एकदम लोअर इन्वर्टिब्रेट, जिसमें मैंने एग्जाम्पल वो भी लिखा हुआ है अकोशिकीय। बताइए जरा एग्जाम्पल। एग्जैक्टली जब हम लोग बात करते हैं अपने संग प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, लेकिन जनरली प्रोटोजोआ मानकर चले आप, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में जो आपका कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, दैट इज अ माइटोसिस, मतलब असमसूत्री, जिनके उदाहरण होते हैं आपके बाइनरी फिजन, मतलब द्विविखंडन, ठीक, या फिर बडिंग, मुकुलन। जानते हैं ना, इन दोनों ही विधियों के बारे में आप जानते हैं, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे अमीबा में अलैंगिक जनन के बारे में, तब उसमें आप ये दोनों विधियां पढ़ते होंगे अलैंगिक विधियों में, है ना। तो ये अलैंगिक विधि क्या है आपका? अमाइटोसिस ही तो है, असमसूत्री विभाजन ही तो है, क्योंकि इसमें मतलब सेप्टा का निर्माण होता है, एक पट्ट का निर्माण होता है, या किसी में खांच बनती है, यही होता है ना। तो जब हम लोग बात करें ऐसे आपका कोशिका विभाजन जो कैसा होगा आपका? अलैंगिक प्रकार का होगा, वो किसमें जाता है? असमसूत्री विभाजन में जाएगा। कोई परेशानी? समझ में आया? नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, ठीक है। देखिए जब हम लोग बात करें आपके कोशिका विभाजन की, ठीक है, तो कोशिका विभाजन को हम पहले आप एक लेबल डायग्राम समझिएगा इसको। जब हम बात करते हैं आपके कोशिका विभाजन की, ठीक है, तो हमें इसमें दो चीजें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब समझिएगा, मैंने पहले भी समझाया है आप लोगों को, फिर समझा देती हूँ। जहां जहां आप ये टर्म देखेंगे कैरी, ठीक है, तो कैरी मीन होता है आपका केंद्रक, ठीक है। जब मैंने आपको केंद्रक पढ़ाया था उस वक्त ये टर्म बताया था आपको कि इसमें कैरियोलिम्फ प्रेजेंट होता है ना। इसको एंडोकैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम किससे जानते थे? एक्टोकैरियोप्लाज्म या फिर मेम्ब्रेन के नाम से जानते थे, बताया था ना। तो कैरियो टर्म होता है आपका केंद्रक, ठीक। काइनेसिस मतलब होता है विभाजन, कैरियो मतलब था केंद्रक, ठीक है। तो सेल डिवीजन में जो हमें पहली चीज पढ़नी होती है वो होता है केंद्रक का विभाजन, ठीक है। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक। यहां पर काइनेसिस मतलब है विभाजन,
साइटो, यस, यहाँ पर थोड़ा सा इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइटोमीन होता है कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसका विभाजन करना है, कोशिका द्रव्य का, ठीक है। किसका होगा, कोशिका द्रव्य का। तो सेल डिवीजन जो होती है जनरली वो दो भागों में कंप्लीट होती है। एक होता है केंद्रक विभाजन, फिर होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। समझ में आया, ठीक। अब जब हम बात करें आपके कैरियोकाइनेसिस के बारे में, मतलब केंद्रक के विभाजन के बारे में, ठीक है, तब इसे हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज इंटरफेज, ठीक है। इसका हिंदी रूपांतरण बाद में कर दूंगी, ठीक है। इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेज, ठीक है। जब हम बात करें इंटरफेस के बारे में, वैसे तो आप लोग इतना जानते भी होंगे, ठीक है। इंटरफेस और एम फेज क्या होती है समझिएगा। जब हम बात करें आपके एम फेज मतलब है यहाँ पे माइटोटिक फेज, या आप माइटोसिस मान लीजिए, चलिए माइटोसिस, ठीक है। एम फॉर माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेज मतलब आपका इंटरफेस, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय से कुछ बोलते हैं ना इसको हिंदी में। जब हम बात करें आपके इंटरफेस के बारे में, ठीक है, तो इसको हमने फिर से डिवाइड किया है, कितने भागों में करते हैं, 3 भागों में। फर्स्ट इज जीवन फेज, जीवन प्रावस्था, दूसरा एस फेज मतलब एस प्रावस्था, थर्ड इज G2 फेज मतलब G2 प्रावस्था, ठीक है। वहीं जब हम बात करें आपके एम फेज के बारे में, मतलब समसूत्री विभाजन के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं, माइटोटिक के बारे में बात करें, तब एम फेज को फिर हम डिवाइड करते हैं 4 भाग में, ठीक है। फर्स्ट इज, लिखने के लिए टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। जब हम बात करें आपके एम फेज के बारे में, ठीक है, तो हमने माइटोसिस को कितने उसमें पढ़ते हैं, कितने प्रावस्थाओं में पढ़ते हैं हम उसको, 4। कौन कौन सा, प्रोफेज, वेरी नाइस, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। जब हम लोग क्लास बात करें आपके एम फेज के बारे में, ठीक है, तो इसको जनरली पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे क्या करते हैं, जनरली ऊपर नीचे कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस ही याद रखना होता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका जो है, दैट इज अ पी मैट, ठीक है। क्या है, पी मैट, मैट जानते हैं ना, चटाई, ठीक है ना, उससे आगे पी और लगा दीजिए, ठीक है, तो पी चटाई, ठीक है। इसका मतलब है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। आपकी पूरी सीक्वेंस बन जाती है, पी मैट के नाम से आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, जब हम लोग बात करें, अब समझ में आया होगा, होप सो, यहाँ तक तो ठीक है। जब हम लोग बात करें आपके साइटोकाइनेसिस के बारे में, मतलब कोशिका द्रव्य के विभाजन के बारे में, तब इसको भी फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट इज dictiokinesis and second is ठीक है। इसे हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए पहले लिखिए, फिर समझाते हैं इसको। तो इसका देखिए क्लास, पहली बात इसे लिख लीजिएगा आप, इसके बाद इन सबका हिंदी रूपांतरण कर देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, वैसे तो आप लोगों को वैसे भी याद है, पर अच्छी बात,
करने की जरूरत है इनको? समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, तो चलो फिर रहने देते हैं। देखिए क्लास, अब यहाँ समझिएगा, जब हम बात करें आपके डिक्टियोकाइनेसिस के बारे में, ठीक है, आप लोग चाहें तो जो चीज आप लोगों को याद नहीं आती है उस चीज को आप हिंदी में भी लिखकर आ सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो, कोशिका विभाजन, इसको दो भागों में विभक्त किया, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर केंद्रक विभाजन को दो भागों में डिवाइड किया, इंटरफेस, इंटरफेस को आप इंटरफेस लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं ना जिस तरीके से, वैसे आप लिख कर आ सकते हो। और साथ में एम फेस, एम प्रावस्था, ठीक है। इंटरफेस को फिर हमने वो यूज किया था, तो बताया ही था आपको, जी प्रावस्था, एस प्रावस्था एंड G2 प्रावस्था, ठीक है। एम फेस को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था प्रोफेस, प्रोफेस को आप चाहे तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, इन्हीं के नाम से लिखकर आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनमें थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, समझिएगा। जब हम लोग बात करें आपके डिक्टियोकाइनेसिस के बारे में, ठीक है, तो काइनेसिस मतलब होता है विभाजन, ठीक है, विभाजन। किसका विभाजन हो रहा है? डिक्टियो। डिक्टियो क्या होता है? गोल्जी बॉडी सबने पढ़ी है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी को जब हम लोग प्लांट सेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहां हम उसको एक टर्म देते हैं, दैट इज द डिक्टियोसोम। जानते हैं ना, प्लांट में बोला जाता है, ये हम बॉटनी की लैंग्वेज है, ये जूलॉजी में नहीं बोला जाता, ठीक है। लेकिन ये किस में बोला जाता है, किसको बोला जाता है? आपका गोल्जी एपरेटस को, गोल्जी बॉडी को, ठीक है ना। तो जब हम लोग बात करें तो डिक्टियोकाइनेसिस मतलब यहाँ पर गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय का विभाजन, ठीक है, या फिर गोल्जी काय विभाजन के नाम से इसे आप जान सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कॉन्ड्रियोकाइनेसिस। कॉन्ड्रियोकाइनेसिस का मतलब हो जाता है, लिख लो पहले, समझना बाद में, समझ तो हम कल भी लेंगे, समझने में क्या है भाई। देखिए, लिखने की बात हो तो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ खास थोड़ी ना लिख रही हूँ, बुक से ही मैं पढ़ा था, लेकिन समझने के लिए तो आते हो आप लोग, तो समझ पहले लो। कॉन्ड्रियोकाइनेसिस का मतलब है फिर से विभाजन, काइनेसिस मतलब विभाजन, कॉन्ड्रियो मतलब हो जाता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए, कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया सेम है टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ साइटोसोम, तो साइटोसोम का विभाजन, ठीक। तो हमने इस तरह से अपने कोशिका विभाजन को इतने पार्ट्स में हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब तसल्ली से लिख लो, अब लिखो भाई, मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ मैंने किसी बच्चे को समझाया है। लिख लो, इनका हिंदी रूपांतर जिसको चाहिए मुझे बताना, ठीक है। हो गया? चलिए, अब क्लास हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन मतलब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी सेल साइकिल के बारे में, कोशिका चक्र के बारे में, ठीक है। कोशिका चक्र क्या होता है समझिएगा, यहां पर अभी बात की थी
हाँ भाई, ठीक है, निकलिए, गुड। देखिए, जब हम लोग बात करें आपकी केंद्रक विभाजन के बारे में, ठीक है, तो केंद्रक विभाजन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकंड इज एम फेज, दो भागों में डिवाइड किया था। तो जब हम क्लास बात करें आपके केंद्रक विभाजन के बारे में, तो इसमें ये दोनों टाइप्स जो है, इंटरफेस और एम फेज, इन दोनों में से इंटरफेस जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब है वो सबसे ज्यादा, अगर सेल मतलब कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा समय जिसमें लगता है तो वो कौन सा होगा, इंटरफेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक कोशिका से दो कोशिका बनने में 100 मिनट का समय लगता है, तो 100 मिनट में से 90 मिनट तो आपके इंटरफेज कोशिका में ही चले जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो एम फेज बचता है वो तो बहुत कम टाइम का रहेगा, हार्डली 10 मिनट का, ठीक। मैंने एग्जाम्पल सेट किया है। कहने की बात यह है कि इंटरफेज जो होता है वो आपके केंद्रक विभाजन का अप्रोक्स 90% समय लगा लेता है, ठीक है, 90% समय लगा लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आपके जीवन फेज के बारे में, अभी हमने इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था, ठीक है। तो ये जो आपका G1 फेज होता है, इंटरफेज में सबसे बड़ी जो प्रावस्था होती है वो आपकी जीवन फेज होती है, ठीक। इसमें लग जाता है अप्रोक्स 10 आवर्स का समय, ठीक। जब हम लोग बात करें आपके एस फेज के बारे में, तो एस फेज में लग जाता है अप्रोक्स 6 से 8 घंटे, ठीक। वहीं जो G2 फेज होता है उसमें लगते हैं अप्रोक्स 4 से 5 घंटे, ठीक। जबकि जो एम फेज होता है उसमें तो कुछ मिनट लगती हैं, लाइक कुछ 30 मिनट्स, ठीक है ना, 20 से 30 मिनट का समय लगता है बस। तो देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर एम फेज जो सिर्फ 20 से 30 मिनट में हो रहा है, उसकी अपेक्षा ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है, आपका इंटरफेज प्रावस्था में ही लग रहा है ना। बाकी एम फेज जो है वो तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रावस्था जो होती है कोशिका चक्र में, वो इंटरफेज मानी गई है, ठीक है। ड्रॉ कीजिए, फिर बात करेंगे इसका 1 बाय 1। बना लिया, चलिए अब हम लोग क्लास बात कर लेते हैं इंटरफेज में। सबसे पहला जो प्रावस्था है आपकी वो है G1 फेज, G1 प्रावस्था, ठीक है। G1 प्रावस्था का मतलब होता है ये है आपकी ग्रोथ फेज। एक सेकेंड, ठीक है, जी ये बताना जरूरी था आपको, ठीक है। तो ग्रोथ फेज फर्स्ट है, ये कौन सा होता है, वृद्धि प्रावस्था होती है, ठीक है, वृद्धि प्रावस्था प्रथम, ठीक है। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये क्लास जब हम लोग बात करते हैं आपकी कोशिका विभाजन के बारे में, तो आपको कोशिका विभाजन में टोटल 3 चीजें पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी, एक तो है ये आपका सेल साइकिल, कोशिका चक्र, ठीक। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए प्रतिकृत्यन, ठीक। थर्ड ग्रोथ, मतलब वृद्धि, ठीक है। तो आपको जनरली 3 चीजें पढ़नी होती हैं आपके सेल डिवीजन में, ठीक है। एक तो है सेल साइकिल, जिसमें क्या होगा, पूरे एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में बंटवारा होगा। साथ में इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी देखने को मिलेगा हमें, और साथ में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो ये जो वृद्धि है वो आपकी कहाँ होगी, ग्रोथ फेज में ही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो कोशिका है जो वो वृद्धि करती है, तो वो हमेशा किसमें वृद्धि करेगी, आपकी ग्रोथ 1 फेज में, ठीक है। तो चलिए क्लास
लिख लिया होगा होप सो। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करें आपकी ग्रोथ फेज के बारे में, ठीक है, आप लोग जानते हैं ग्रोथ फेज फर्स्ट जो है इसे हम और भी नाम से जानते हैं, किसी किसी बुक में दिखाई देगा गैप फेज के नाम से। क्या हुआ? गैप प्रावस्था। बताओ बताओ बताओ, मैं भी हंसूं थोड़ा सा, बताओ व्हाट हैपेंड। बात करते हैं। हाँ भाई, जब हम लोग बात करें ग्रोथ फेज के बारे में, ठीक है, तो ग्रोथ फेज हमेशा आपका एस फेज से पहले आता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं पूर्व संश्लेषी प्रावस्था। ये एक ऐसी प्रावस्था है जो संश्लेषी प्रावस्था से पहले आती है। ठीक है, संश्लेषी प्रावस्था कौन सी है आपकी? एस फेज। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं पूर्व संश्लेषी प्रावस्था होती है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जीवन फेज में होता क्या है ना? तो जीवन फेज में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती है सेल की। ठीक है, इसमें तैयारी होगी सेल डिवीजन के लिए। क्या होता है? ये हमेशा अपनी सेल को, जो कोशिका है जिसका विभाजन होना है, उस कोशिका को विभाजन करने के लिए तैयार करती है। ठीक है भाई, प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए, है ना? तब कोशिका जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जीवन फेज से जी नॉट फेज होता है। ठीक है, जी नॉट फेज मतलब यहाँ पर रेस्टिंग फेज होती है, यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा, रेस्टिंग फेज होती है। ठीक है ना? लेकिन जो आपका स्टार्ट होगा कोशिका विभाजन जीवन फेज से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन की तैयारी। कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। अब क्वेश्चन आता है तैयारी कैसे? तैयारी तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि एस प्रावस्था, ठीक है, हम एस प्रावस्था को एस प्रावस्था क्यों कहते हैं? मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे स्टॉप करूं, इसके बारे में एक दो सेंटेंस बाद में बात करेंगे हम। यहां पर लिख देती हूँ अपना नेक्स्ट एस प्रावस्था। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है आपका यहाँ पर लाइन, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एस प्रावस्था मतलब इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक है, एस, ठीक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संश्लेषी प्रावस्था। ठीक, अब क्वेश्चन आता है संश्लेषी प्रावस्था को हम संश्लेषी प्रावस्था क्यों बोलते हैं? देखिए, ग्रोथ फेज को हमने ग्रोथ फेज इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोशिका की वृद्धि होगी। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है? वृद्धि होती है। जो कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, उनमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगी? वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक, लेकिन जब हम बात करें अपनी संश्लेषी प्रावस्था के बारे में, तो संश्लेषी मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है संश्लेषी मतलब? निर्माण। वेरी नाइस। ठीक है, तो निर्माण किस चीज का निर्माण? ये इसे हम संश्लेषी प्रावस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का निर्माण होता है, और वो होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है इसमें? डीएनए प्रतिकृत्यन होता है। ठीक है, तो डीएनए प्रतिकृत्यन होने की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं? एस प्रावस्था। ठीक है, ये डीएनए प्रतिकृत्यन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। डीएनए प्रतिकृत्यन कहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन अगर कहीं होता है तो वो सिर्फ एस प्रावस्था ही होती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उन सब चीज की तैयारी किसमें होगी? आपकी ग्रोथ वन फेज में। ठीक है, सारे एंजाइम्स का बनना, ठीक है, बाकी जितनी भी और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आप तो जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो उन सब चीज की तैयारी कौन करता है? आपका ग्रोथ फेज। और तैयारी में ही सबसे ज्यादा समय लगता है, बाकी किसी चीज में तैयारी टाइम नहीं लगता है ना, इसीलिए आपका ग्रोथ फेज सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, समझ में आया? वहीं एस प्रावस्था समझ में आई? एस प्रावस्था को हम एस प्रावस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपका डीएनए प्रतिकृत्यन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।